बेसिकली आज का सेशन थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे वो, और जो कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगा, जो लोगों के द्वारा मैंने बात करके पूछे, जो जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं डाइट से रिलेटेड, और कुछ जो डिसीज़ उनको होती है उसके अनुसार हमारी क्या क्या प्रॉपर तरीके से डाइट रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, और जो हम गलतियां करते हैं डेली बेसिस पे वो आज हमें सही करने का मौका मिलेगा। तो मेरे फ्रेंड प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगा। पहले आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो हर्षित जी आप कुछ बता सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्षित महेश्वरी है। मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक डायबिटीज एजुकेटर भी हूँ, और मैं हेल्थ एंड वेलनेस फील्ड में 5 साल से वर्क कर रहा हूँ। तो मेरी राहुल भाई से डिस्कशन हुआ। राहुल भाई ने बताया कि राहुल भाई पिछले 3 महीने से क्लास ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप लोगों को और बेटर रिजल्ट्स मिल पाए, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं बट अगर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 80% आपका डाइट रहता है, 20% एक्सरसाइजेज रहता है। तो एक्सरसाइजेज तो राहुल भाई बहुत अच्छे से करा रहे हैं, तो वो चाह रहे थे कि आप लोगों का बेटरमेंट हो, इसलिए हमने आज ये सेशन रखा है और आपके क्वेश्चन कुछ लेते हैं डाइट से रिलेटेड, और कोशिश करेंगे यहाँ पे जो डाइट रिलेटेड मिथ्स है उसको ब्रेक किया जाए। जो क्वेश्चंस मैंने जो जाने हैं वो क्वेश्चन इस हिसाब से थे। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन जानने का मौका मिला उसमें जो बेसिकली जो सबकी प्रॉब्लम, जो ऑब्वियस है योगा कर रहे हैं हम तो जुड़े हैं, तो सबसे पहला मेन मोटिव हमारा होता है वेट को लूज़ करना, कि हम जल्दी से जल्दी वेट को रिड्यूस कर पाएँ और इस योगा का बेनिफिट मिले। कई बार हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं बट उसका बेनिफिट कुछ टाइम तक ही हमें मिलता है, उसके बाद फिर दोबारा शरीर सेम वैसा हो जाता है। तो क्या रोल रहता है डाइट का हमारे एक्सरसाइज के साथ साथ? हम डाइट किस हिसाब से फॉलो करें कि हम इजीली अपने वेट को रिड्यूस कर पाएँ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। राहुल भाई, वेट गेन में 80% रोल डाइट प्ले पहले करता है। वेट लूज का सुना होगा ना, वी बिकम व्हाट वी ईट। हम जो खाते हैं ना हम वही बन जाते हैं। Yes. हम एक छोटे से बच्चे के रूप में पैदा होते हैं और हमने एप्पल खाया, एप्पल ने हमारा रूप ले लिया। हमने बनाना खाया, बनाना ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो आप जो खाते हो ना अल्टीमेटली आप उसी में कन्वर्ट हो जाते हो, राइट। तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी डाइट चूज करना चाहिए अगर आप अपना वेट लॉस करना है तो। और वेट लॉस बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्शियस होना है कि आप अपने बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। आपको फाइबर की क्वांटिटी अच्छी लेनी है अपनी डाइट के अंदर, एट द सेम टाइम प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी लेनी है, और थोड़ा से कार्ब और फैट को मॉडरेट करना है। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका फैट लॉस होना स्टार्ट होता है। और टारगेट क्या रहता है ना, हमें फैट लॉस करना होता है। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हमें वेट लॉस करना है। अब हमने चेक किया बॉडी वेट 80 आया, मोस्टली वुमेन्स पैनिक हो जाती है, मेरा 80 आ रहा है और मेरा 70 आ रहा है और मेरा 60 आ रहा है। उनको 2-2 किलो का भी बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। बट हमें ये समझना होता है कि हमें वेट लॉस नहीं करना, हमें फैट लॉस करना है। हम कई बार जब स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं तो देखा क्या जाता है, उनका वेट लॉस तो हो जाता है। उनका अगर बॉडी वेट 70 है तो 65 आ गया है, बट स्टार्टिंग में जो वेट लॉस होता है ना वो वाटर लॉस होता है, फैट लॉस नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में 1 मंथ वो बहुत हैप्पी फील करते हैं, लेकिन जैसे डाइट छोड़ते हैं ना आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 2 या 3 महीने के बाद वो वेट और ज्यादा बढ़ेगा। अगर 60 था तो वो 65 हो जाता है। क्योंकि हमने इनिशियल स्टेज में ध्यान नहीं दिया, हमने सारी कैलोरीज कट डाउन कर दी, प्रोटीन का इंटेक का ध्यान नहीं दिया, फाइबर के इंटेक का ध्यान नहीं दिया, तो वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आप वेट लॉस कैसे कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से सही फूड सोर्सेज को चुन के वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने फाइबर एंड प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना होता है। और बहुत इजीली अवेलेबल है हम इंडियन डाइट के अंदर। हमारी इंडियन डाइट के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह भी आप ऐसे बताना चाहेंगे कि किस प्रॉपर तरीके से हम ले सकते हैं डेली बेसिस पे? श्योर। मैं आपसे 2-3 टिप्स शेयर करता हूँ सो दैट आप सबके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। आपको क्या करना है, नंबर 1 रूल बना लीजिए, एड सैलेड बोथ द टाइम बिफोर यू मील। आप जब भी लंच कर रहे हैं और डिनर कर रहे हैं आपको क्या काम करना है, सिंपल। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको राजमा राइस एंजॉय नहीं करने हैं, आपको कड़ी राइस एंजॉय नहीं करने हैं, आपको अपनी चपाती एंजॉय नहीं करनी है। एक मिनट लंच ले रहे हैं, लंच से 15 मिनट पहले 1 प्लेट सैलेड खाना स्टार्ट कीजिए। यू कैन हैव योर कुकुम्बर, टमाटो, कैप्सिकम, बीटरूट, कैरेट, जो भी आपको पसंद है या इजीली अवेलेबल है या जिसको आप रॉ खा सकते हैं। लुक, सैलेड के अंदर आपको क्या मिलता है, कुकुम्बर में क्या मिलेगा, 90% पानी है। आजकल समर चल रहा है, आपको पानी की जरूरत है।
At the same time, it contains lots of vitamins and minerals and fiber. So जब आपने एक प्लेट सेलेक्ट खा लिया, ऑटोमेटिकली आपका स्टमक हाफ हो जाएगा, आपका स्टमक हाफ फुल हो जाएगा। तो अगर आप कुछ भी अपना राजमा राइस में एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। मतलब आपको ये नहीं बोलना किसी भी क्लाइंट को कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है। द मोमेंट यू सेड ना कि आपको ये फूड सोर्सेज अवॉइड करने टोटली, तो माइंड में उसी चीज के लिए क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाता है। आपको सिंपल क्या काम करना है कि आपको जो खाना है आप खाइए, बस आपको जब भी आप लंच कर रहे हैं 2 प्लेट में डिवाइड कीजिए अपने लंच को। प्लेट 1 शुड बी योर सैलेड एंड प्लेट 2 योर नॉर्मल मील। ये तो बहुत इजी रहेगा हर किसी के लिए, हर कोई कर सकता है। सैलेड बहुत इजीली अवेलेबल है, कुकुम्बर है, टमाटो, कुछ नहीं मिल रहा है, 2 खीरे 3 टमाटर खाने से पहले खाना स्टार्ट कीजिए। आप एक बार में इतनी क्वांटिटी नहीं खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 बजे लंच करते हैं, तो आप 12 बजे से अपनी सैलेड खाना स्टार्ट कीजिए। चलते फिरते आपने 2 टमाटर लिए, उसको काट लिया, उसको तो नाइफ की जरूरत नहीं है, सिंपल एप्पल की तरह उसमें बाइट मार सकते हैं आप। सो इज इट क्लियर? ये हम ऐड कर सकते हैं, बहुत सिंपल टिप है। यस यस। नंबर सेकंड इज इफ यू वांट टू लूज योर वेट ना, अपनी डाइट के अंदर थोड़ा सा स्प्राउट जरूर ऐड कीजिए। ओके। स्प्राउट्स कंटेन प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन सी। और ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 4 डेज आ वीक आप स्प्राउट्स को जरूर डेली रूटीन में ऐड करें। ओके। आप स्प्राउट और इसको भी ट्राई कीजिए कि आप ब्रेकफास्ट में ऐड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल आप एक दिन ब्रेकफास्ट में स्प्राउट खा सकते हैं, एक दिन आपने वेजिटेबल सैंडविच ले लिया, एक दिन आपने वेजिटेबल दलिया ले लिया। बट आपको ध्यान रखना है जो भी चीज आप ले रहे हैं ना, उसमें रेशियो रहेगा 1:4 का। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरा मन कर रहा है कि मैं आज स्प्राउट्स नहीं खा रहा हूँ या मैं वेजिटेबल सैंडविच नहीं खा रहा हूँ, मुझे वेजिटेबल दलिया खाना है और वेजिटेबल ओट्स लेना है, तो ओट्स का जो उसमें पोर्शन रहेगा वो सिर्फ 20 ग्राम रहेगा और रेस्ट 80 ग्राम वेजिटेबल्स रहेगा, तब जाके वो 100 ग्राम ओट्स आपको बन पाएगा। मतलब 1:4 का रेशियो। मैं अगर खिचड़ी बना रहा हूँ, मैं अगर दलिया बना रहा हूँ या मैं ओट्स खा रहा हूँ, तो 20 ग्राम ओट्स, 80 ग्राम वेजिटेबल्स, लिटरली 80 ग्राम। 80 ग्राम मतलब फिक्स नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल कि 4 टाइम्स आपको वेजिटेबल ऐड करना है। आप कुछ भी खा रहे हो। ओके ओके। एंड नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खाना है। आप अगर एक बार में बहुत ज्यादा खा लेते हैं जो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो वो जो एक्सेस कैलोरीज है ना, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्राई कीजिए जो आपके 3 मेजर मील्स है ना, उसको 6 to 7 मील्स में कन्वर्ट करने का। मतलब अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, 3 चपाती ले लिया आपने, मैं तो ज्यादा नहीं खाता हूँ, सिर्फ 3 बार खाना खाता हूँ। सुबह 3 चपाती ले ली, लंच में 3 चपाती ले ली, डिनर में 3 चपाती ले ली, सर और कुछ तो हम खाते नहीं है। और शाम को इवनिंग स्नैक में हम टी लेते हैं, टी के साथ बिस्किट्स लेते हैं। तो आपने देखा हम 3 चपाती खा रहे हैं, उसके बाद हम बोलते नहीं है जनरली, लेकिन कुछ ना कुछ इंडियन हाउसेस में डेजर्ट भी हो जाता है, वो भी आपकी कैलोरीज को ऐड करता है। तो आपको सिंपल क्या काम करना है, आप ये जो 3 मेजर मील ले रहे हैं उसको डिवाइड कर दीजिए 6 to 7 मील्स में। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, कोई भी एक सिंगल फ्रूट ले लिया, 8 बजे के आसपास के 7 बजे आपने कोई भी सिंगल फ्रूट ले लिया, 9 साढ़े 9 तक मैक्सिमम आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आपने एक बाउल स्प्राउट्स ले लिया। मील नंबर 2, मील नंबर 3 11 बजे के आसपास कोई भी आप सिंगल फ्रूट ले सकते हैं, अगेन एप्पल ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। फिर 12 साढ़े 12 के आसपास आपको वापस से भूख लग रहा है, तो आप 1 ग्लास ऑफ छाछ बटर मिल्क ले सकते हैं, वो भी आपको सटाइटी दे देगा और भूख नहीं लगेगा। नंबर 4, आपको जैसे भी हमने क्लियर किया था कि सैलेड ऐड करना है, तो आपका 4th मील सैलेड हो जाएगा और सैलेड के बाद आपका स्टमक ऑलमोस्ट फुल हो चुका होगा। उसके बाद अगर आपको अपनी एक पूरी भी इंजॉय कर रहे हैं या राजमा राइस इंजॉय करना है, आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। फिर अराउंड 4 to 6 आप 1 कप ऑफ टी ले सकते हैं। टी के साथ रोस्टेड चना या रोस्टेड मखाना। हमें बिस्किट्स नहीं लेना है, हमें रस नहीं लेना है। ट्राई टू अवॉइड ऑल रिफाइंड प्रोडक्ट्स। हम लोग जो खाते हैं ना मैरी के बिस्किट्स, उसमें भी उतनी कैलोरीज हैं। हमें कैलोरीज को अवॉइड करना है, एक्सेस कैलोरीज को, गुड कैलोरीज लेनी है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एम्प्टी कैलोरीज देते हैं, मतलब जिसमें सिंपल शुगर ही जा रहा है, विटामिन या मिनरल्स नहीं जा रहे हैं। तो वहां हम ट्राई करेंगे इवनिंग में जब आप टी ले रहे हैं, उसके साथ 1 हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चना लीजिए या फिर रोस्टेड मखाना लीजिए। और वो भी आपको नहीं पसंद तो आप क्या काम कर सकते हैं, कच्ची मूंगफली आती है जिसको हम पोहा में इस्तेमाल करते हैं, रॉ पीनट्स। यस यस। उसको आपने सोक्ड करके रख दिया और शाम के टाइम पे जब आपका मन कर रहा है, आप उसको हेल्दी स्नैक के रूप में ले सकते हैं। इवनिंग टाइम 7 और 8 वहाँ पे आपने अपना सैलेड फिनिश किया और उसके बाद 1 और 2 चपाती ले ली, सिंपल। और बेड टाइम पे भूख लग रहा है तो 150 ml ऑफ टर्मरिक मिल्क। तो आपको जो मेजर मील था उसको हमने 7 to 8 मील्स में डिवाइड कर दिया, जिससे आपका फैट लॉस होना स्टार्ट होता है। एक्चुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग खाते हैं ना, इसीलिए ज्यादा हमारा वेट बढ़ना स्टार्ट होता है। बट जब हम खाते हैं ना, उस फूड को डाइजेस्ट करने में भी हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करता है। अब अगर मैं थोड़ा खाऊंगा तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करने में भी मेरी बॉडी को कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा। तो
अगर हमने अपने 3 मेजर स्ट्रेंथ को 7 टाइम्स में डिवाइड कर दिया या 8 मिनट्स में डिवाइड कर दिया, तो मेरी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर पाएगा। इसको हम बोलते हैं DIT, डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जैसे ही आप अपने मेजर मिनट को 7 to 8 मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एट द सेम टाइम फैट लॉस और ज्यादा स्पीड से होना स्टार्ट हो रहा है। एंड फोर्थ एंड मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है साउंड स्लीप। अगर आपका नींद अच्छा नहीं है या आपका ईटिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, आप टाइमिंग पे करेक्ट टाइमिंग पे मील्स उतना नहीं लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जनरली एज कम्पेयर टू अदर्स आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो बहुत स्लो रहेगा। एटलीस्ट हम जब सोते हैं ना तो हमारी फैट बर्निंग कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है तो आप अपनी बॉडी में से कभी भी फैट को बर्न नहीं कर पाएंगे। आपने भी देखा होगा, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, जैसे आप अभी योगा करा रहे हैं तो बहुत अच्छे से योगा कर रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, बट अगर उनकी नींद अच्छी नहीं है और ईटिंग पैटर्न टाइमिंग पे खाना नहीं खा रहे हैं ना, तो उनका फैट लॉस नहीं होने वाला है। तो आपको अगर फैट लॉस करना है, प्रॉपर स्लीप रहना पड़ेगा और आपका मील टाइमिंग आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ जानने को मौका मिला। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम देखी गई, लोगों को मोस्टली बीपी से रिलेटेड, शुगर से, डायबिटीज़ से रिलेटेड ये शिकायत रहती है। तो इसके दौरान अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो कैसे इसको टैकल किया जाए? क्योंकि दवाइयाँ भी वो ले रहे होते हैं बट वो असर उतना नहीं करती, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो अपनी रूटीन में डेली डाइट को कैसे किस तरह से रखें कि उसका फ़ायदा मिले? लोग जैसे आपने डायबिटीज की बात करी ना, तो यहाँ ना इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। फर्स्टली हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं डायग्नोसिस पे, ठीक है, एंड सेकेंडली मेडिकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना शुगर लेवल चेक किया और मेरा शुगर लेवल आया 300। ओके, अभी मैंने शुगर लेवल अपना चेक किया, वो आया 300। अब मैंने एक पिल ले लिया, डायबिटिक पिल लिया, अब उसने मेरा शुगर लेवल कर दिया 150 और मैं हैप्पी हो गया, चलो मेरा शुगर 300 था वो 150 आ रहा है, राइट। और उसने 200 कर दिया, 100 चला गया। लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं कि वो 100 गया कहाँ। पिल मैंने बॉडी में लिया, 300 शुगर लेवल था, 100 आ गया या 200 आ गया, वो बाकी का जो 100 वो कहाँ गया? बॉडी में से और थोड़ी गया, सही, वो मेरी बॉडी में ही तो है ना। बस उस पिल ने क्या काम किया, जो मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ट्रेवल कर रहा था, उस ग्लूकोज को वहां से हटा के मेरे किसी भी वाइटल ऑर्गन के पीछे छुपा दिया जहाँ पे स्टोर है या जहाँ पे स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट के पीछे छुपा दिया या किडनी में छुपा दिया या आंखों के पीछे छुपा दिया। तो आप देखेंगे जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स है ना, वो डायबिटीज से पहले किसी और क्रॉनिक डिजीज से उनकी डेथ हो जाता है। हर डायबिटीज पेशेंट को कुछ साल बाद आपने नोट किया होगा, इसको या तो उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है या किडनी इश्यू हो गया है या उसकी आंखें खराब हो गई है। और बहुत सारे लोगों के तो आपको लिम्स काटने पड़ते हैं लिटरली। तो आपको ध्यान रखना है, पिल इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको अपना शुगर लेवल कम नहीं करना, आपने दवाई ली हेल्दी होने के लिए, लेकिन दवाई आपको हेल्दी नहीं कर रही है, वो आपको शुगर लेवल डाउन कर रही है और आपको फॉल्स इल्यूजन दे रही है कि आप हेल्दी हैं। और इफ यू रियली वांट कि हाँ आप हेल्दी रहे, आपको शुगर लेवल डाउन रहे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल चेंजेस करने हैं अपनी डाइट में। शुगर मरने का मेन कारण कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, बट आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक आम खाएंगे और आप 2 रोटी खाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि शुगर लेवल क्या बढ़ाएगा? आम खा रहे हैं और एप्पल खा रहे हैं, रोटी। आम खा रहे हो और चपाती खा रहे हो, चपाती बताओ। मेनली जो हमारे को आटे में भी कहा जाता है कि शुगर है बहुत ज्यादा, कोई भी चीज हम खाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप अगर रोटी खाओगे ना, तो रोटी आपको शुगर लेवल ज्यादा बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू मैंगो। तो यही चीज है कि लोगों को ये भी रहता है कि हम फ्रूट कौन कौन सा खाएं शुगर लेवल में। राइट, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपना। हमें ध्यान रखना है कि शुगर बढ़ने का मेन कारण रोटी है, ग्रेन है। ओके, ठीक है, आपको ग्रेन्स को, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में से माइनस करना है। ओके, तो उसके लिए ना, जो हमने अभी वेट लॉस में डिस्कस किया था कि हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं या आप चपाती रबर है कि आपने रोटी नहीं खाया तो आपका पेट नहीं भरता है, तो आपको सिंपल क्या काम करना है कि आप जब भी लंच लेंगे, जो हमने डिस्कस किया, तो वेट लॉस में भी काम करेगा, ब्लड प्रेशर में भी काम करेगा, थायराइड में भी काम करेगा, डायबिटीज में भी काम करेगा। ओके। जैसे ही आपने 1 प्लेट सैलेड ऐड किया ना, सैलेड में आप क्या ले रहे हो? रॉ वेजिटेबल ले रहे हो।
रॉ वेजिटेबल ने ऑटोमेटिकली आपका स्टमक आधा फिल कर दिया है। तो अगर आप 3 चपाती खाते थे वो ऑटोमेटिकली 1.5 में कन्वर्ट हो गया है, राइट। यस तो यस। फर्स्ट रूल जो हमारा था वेट लॉस में, वही डायबिटीज में भी काम आएगा। हमें खाने से 15 मिनट पहले एक प्लेट फुल प्लेट सैलेड खाना है। तो उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बस सॉल्ट एंड नहीं करना। आप ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, और जितना थोड़ा सा लेमन चाहे तो लेमन ऐड कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल ऐड करना चाहते हैं, ऑलिव ऑयल से ड्रेसिंग कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है सॉल्ट नहीं जाएगा उसके अंदर। और सेकंड रूल इज, am I audible? आपको आवाज आ रही है? यस 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 सर। ओके, सो फर्स्ट रूल आ गया, एड सैलेड बोथ द टाइम बिफोर यू मील। सेकंड रूल इज 1:2 का रेशियो, 1:2 ये रूल है। अब मेरे को भूख लग रही है तो मेरे को सलाद खाने के बाद जो भी मेरे को भूख लगी ना, आपको क्या ध्यान रखना है, 1 रोटी और 2 कटोरी दाल, 1:2। क्लियर हुआ? 1 रोटी एंड मेरे को प्लस भूख लगती है 1 चपाती एंड 2 बाउल ऑफ दाल और वेजिटेबल, आप जो भी लेते हैं। अब जनरली क्या होता है ना, हम 3 चपाती खा रहे हैं और वही 1 कटोरी दाल में फिनिश कर देते हैं। यस यस तो यस। क्या चला गया, कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा चला गया, लेकिन प्रोटीन जो ज्यादा जाना था वो बहुत कम रह गया। कम गया। तो हमें सिंपल क्या काम करना है, 1:2, मतलब 1 रोटी खाऊंगा और 2 कटोरी दाल खाऊंगा। सलाद खाने के बाद ज्यादा भूख नहीं लग रही है तो रोटी को साइड में हटाएंगे, 2 बाउल दाल खा लिया। और भूख लग रही है तो पहले 1 रोटी फिर 2 कटोरी दाल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप चपाती कम खाइए, आई एम जस्ट सेइंग 1:2, 1 रोटी 2 कटोरी दाल, फिर आप सेकंड चपाती अपनी प्लेट में ऑर्डर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। और ट्राई कीजिए कि जो दाल आप जनरली ले रहे हैं वो लंच में लें, डिनर में दालें नहीं जाएंगी, डिनर में नहीं? गैस्ट्रिक इश्यूज करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, डिनर में दालें हमें नहीं लेनी चाहिए। ट्राई Okay. कीजिए, ब्रेकफास्ट में लीजिए और लंच में लीजिए। और ठीक। डिनर से पहले भी हमें सेम रूल फॉलो करना है। जब आप डिनर ले रहे हैं उससे 15 मिनट पहले 1 प्लेट सैलेड खाना स्टार्ट करेंगे, फिर भूख लगती है तो 1 रोटी और 2 कटोरी सब्जी, लिटरली 2 कटोरी सब्जी। ओके ओके। क्लियर हुआ? यस। अगर आप ऐसा करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 40 to 60% का इम्प्रूवमेंट देख लेंगे विद इन 21 डेज। ओके। ये सिंपल चेंजेस है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया स्पेशल, बस जो सैलेड आता है उसको खाना स्टार्ट किया, वो भी खाने से पहले। ओके। इनिशियल स्टेज पे बस थोड़ा सा जब आप फॉलो करते हैं ना, क्योंकि अभी तक बॉडी को हैबिट नहीं है इतना सैलेड खाने की। Yes. और सैलेड में 1 प्लेट बता रहा हूँ, 1 प्लेट में मतलब आधा खीरा आधा टमाटर नहीं आता है। 1 प्लेट स्टैंड फॉर 1 फुल प्लेट स्टैंड फॉर 350 to 400 ग्राम ऑफ रॉ वेजिटेबल। ओके। 300 से 350 ग्राम मिनिमम खाना है। आप 350 से 400 ग्राम खाएंगे तो और बेटर रहेगा। ये आपका मेडिसिन है। ओके। आपने सुना होगा ना, फूड एज अ मेडिसिन। तो ये प्लेट जो है ना सैलेड का, ये फूड एज अ मेडिसिन वर्क करेगा आपकी डाइट के अंदर। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपको अपना इंसुलिन या मेडिसिन का डोजेस कम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपका शुगर लेवल डाउन चला जाएगा, आप हाइपो में चले जाएंगे। ये डाइट कितने अच्छे से वर्क करेगा। ओके। ठीक ठीक। और इसके अलावा जो जानने का मिलता है वो बेसिकली बैक पेन से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड भी शिकायत जो मोस्टली लोगों की रहती है, उसमें भी एक इश्यू रहता है कि क्या उसका भी हमारा क्या कहते हैं, उसमें भी हमें अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए या फिर उसके लिए सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं? नहीं, डेफिनेटली आपको डाइट पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना, अगर आपका जनरली क्या देखा जाता है, जिनको बैक पेन है या जिनको नी पेन है ना, जॉइंट्स पेन जो रहता है, नी पेन और बैक पेन, ये 2 पॉइंट हमारी, ये 2 जगह ऐसी है ना जहाँ पे बॉडी का सबसे ज्यादा वेट पड़ता है। अगर आप ओवर वेट है या ओबीज है ना, तो सबसे पहला बॉडी वेट जो पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा जो बर्डन पड़ेगा आपकी बॉडी का, वो आपकी बैक पे पड़ेगा और आपकी नीज पे पड़ेगा। तो उस टाइम पे भी आपको अपने वेट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपना वेट कम नहीं करते हैं तो आपकी कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको और क्लियरली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये 2 चीजें हैं, ये मेरा थाई जॉइंट है, ऊपर वाला थाई मसल है और नीचे मेरा टाफ मसल वाला है, ठीक है। अब हम जब चलते हैं ना, इसके बीच में कार्टिलेज होती है। फॉर एग्जांपल ये पिलो है, ये कार्टिलेज है। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, तो मेरी 2 बोन्स आपस में टकराएंगी नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ना स्टार्ट होती है और हमारी डाइट उतना न्यूट्रिटिव नहीं रहता है, तो वो कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट होता है, जिसको हम हिंदी में ग्रीस भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है या घुटनों में गैप खत्म हो गया है, राइट? यस यस यस। तो उसका मतलब यही होता है कि जो आपकी कार्टिलेज है ना, वो डैमेज होना स्टार्ट हो रही है। और उसमें भी मैंने कई बार सुना है कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं या लोग एडवाइस करते हैं कि आपको घुटनों में दर्द है तो चलो। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि जब आप चलोगे ऊपर से आप ओवर वेट हो तो कार्टिलेज और ज्यादा डैमेज होगा। ओके। और कार्टिलेज डैमेज होगा तो बोन्स पास में आएंगे, बोन्स पास में आएंगे तो आप चलोगे, फ्रिक्शन पैदा होगा, जिसके कारण दर्द होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ओवरवेट हैं और घुटनों में दर्द है तो आपको चलना तो बिल्कुल नहीं है, और एनी हाउ घुटनों में दर्द है तो आपको चलना नहीं है।
आपको बिना चले घुटनों को चलाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं उसमें तो से शायद आप ही कराते होंगे, हाँ, आप कराते हैं बैठने ना, वाली लेटने वाली एक्सरसाइजेस, हाँ जो हम पाद वृत्तासन कराते हैं, और हम साइकिलिंग कर सकते हैं। यस यस तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें आपकी बॉडी का वेट आपके घुटनों पे ना पड़े, ओके क्योंकि अगर आपकी बॉडी का वेट आपके घुटनों पे पड़ना स्टार्ट होगा तो आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, आप बीमारी को और पास बुला रहे हैं, आप अपनी नी रिप्लेसमेंट को और ज्यादा पास बुला रहे हैं। ओके 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 तो आपको ट्राई करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसी की जाए जिसमें मेरा पूरा थाई मसल इन्वॉल्व रहे लेकिन मेरा बॉडी का वेट ना पड़े। ओके ओके नंबर 1। नंबर 2 इज 80% केसेस में देखा गया है, अगर आप अपना वेट लॉस कर देते हैं या अपना फैट लॉस करने में कोशिश करते हैं डाइट के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली आपके पेन में 40 to 50% रिडक्शन दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके और सम टाइम ऐसे केसेस में हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत पड़ती है, लाइक कोलाजन है, ग्लूकोसामाइन है, वो आपकी जो जॉइंट है ना उसमें लुब्रिकेशन का काम करते हैं, उसमें कार्टिलेज का रिफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सो दैट आपको रिलीफ आना स्टार्ट होता है। ओके। तो मतलब थायराइड का भी इसी यही क्या कहते हैं इस हिसाब से रखना है? नहीं, थायराइड में डाइट तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस कुछ पर्टिकुलर चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। लोग बेसिकली जो इंडियंस है ना, और स्पेशली थायराइड आपको आप देखेंगे तो वो वुमेन्स पे ज्यादा देखेंगे। थायराइड में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड है बेसिकली, थायराइड कोई डिजीज नहीं है, थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप का, जो आपके सीधा ये नेक एरिया में सिचुएटेड होता है, ठीक है। थायराइड जनरली जो आप देखते हैं ना वो हाइपोथायराइड होता है, हाइपोथायराइड जिसको हम बोलते हैं मोटे होने वाला थायराइड। उसमें क्या होता है ना, बॉडी एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, ठीक है। अब मेरा जो थायराइड ग्लैंड है उसने मेरे एक हार्मोन थायरोक्सिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। इसी चक्कर में डॉक्टर आपको पिल्स देते हैं, थायरोक्सिन और थायरोनॉम, वो परमानेंट लेना पड़ता है। yes. पिल ना आपके थायराइड ग्लैंड पे काम नहीं कर रहा, वो उसको रिपेयर नहीं कर रहा, वो उसको ठीक नहीं कर रहा है, वो बस जो पर्टिकुलर हार्मोन है आप बाहर से लेना स्टार्ट कर रहे हो। और जब कोई भी चीज आप बाहर से लेना स्टार्ट करते हो ना, तो बॉडी जो खुद का फैक्ट्री है उसको शट डाउन कर देता है, क्योंकि बॉडी को लगता है जब वो चीज बाहर से ही आ रही है तो मैं इसके लिए क्यों वर्क करूँ, और इसीलिए वो चीज आपको लाइफ टाइम लेना पड़ता है। आई एम नॉट अगेंस्ट द मेडिसिन ऑफ थायराइड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको थायराइड की मेडिसिन नहीं लेना है। नो डाउट, अगर आपका प्रॉब्लम है तो आपको थायराइड की मेडिसिन लेना चाहिए, और डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं, वो आपके लिए जरूरी भी है। बस मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो अपने थायराइड को वापस से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपका इस पर जो ग्लैंड है उसको पता है ना कितना थायराक्सिन रिलीज करना है। yes, yes. बस क्या होता है, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसका ग्लैंड भूल जाता है कि कितना उसको मैनेज करना है, कितना थायराक्सिन रिलीज करना है। और थायराक्सिन हार्मोन है वही बॉडी के मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है ना उसको ऑर्डर देता है। ओके। हमारी बॉडी किस हिसाब से काम करती है ना, ये जो हार्मोन होते हैं ये ट्रिगर करते हैं चीजों को। हार्मोन रिलीज हुआ, वो जाके मैसेंजर का काम करेगा, वो मैसेंजर देगा, मैसेज देगा हमारे सेल्स को, और उसके बाद हमारा बॉडी में एक्टिविटी होना स्टार्ट होगा। बट जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन कम निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है। और जब बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो भी आप खाते हैं ना, आपने चपाती भी खाया, कुछ भी आपने बहुत थोड़ा सा भी खाया ना, वो बॉडी डाइजेस्ट ना करने की बजाय ना स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, और वो स्टोरिंग ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वही आपको फैट गेन पे और वेट गेन पे लेके जाता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, या बहुत सारी वुमेन्स देखी होंगी, मैं तो सिर्फ कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एक चपाती खाती हूँ और एक रोटी लंच में लेती हूँ और एक रोटी डिनर में लेती हूँ, मैं सिर्फ 3 चपाती खा रही हूँ। yes. और वहीं पे जो मेरी सिस्टर है वो 2 चपाती खाती है, फ्रूट भी खा रही है, वो डेजर्ट भी खा रही है, वो पतली और मैं मोटी क्यों हो रही हूँ? यस यस यस, राइट। तो सिंपल, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उनकी जो बॉडी है ना, उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो गया है। बस हमें आपकी बॉडी को वापस से ट्रेन करना है कि वो थायराइड को कैसे अच्छे से रिलीज कर पाए, कैसे मैनेज कर पाए। ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन बैठाना है और कुछ नहीं है। तो थ्रू लाइफस्टाइल, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज को अपनाते हैं तो आप देखेंगे जिनको थायराइड है उनको बहुत इजीली रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको मेनली ऑयल्स को चेंज करना है। हम जनरली देखते हैं जिसको थायराइड है, अगर वो सोयाबीन के प्रोडक्ट को माइनस करता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हम बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं। सोयाबीन ऑयल लेना है, वेजिटेबल ऑयल लेना है। yes, आपको वेजिटेबल ऑयल को माइनस करना है। सिंगल टिप दे रहा हूँ मैं, जो मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को देता हूँ। आपको सिंपल क्या काम करना है, जो आप सोयाबीन यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं अपने घर पे, उसको साइड में हटाना है और उसकी बजाय एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल चेंज करेंगे तो आपको बॉडी के अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल टिप है। हालांकि आप जो फर्स्ट रूल है वो भी फॉलो करेंगे डेफिनेटली, आपको सैलेड डाइट करना है खाने से पहले, पर जैसे आप अपना ऑयल्स को चेंज करते हैं ना, आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है।
एक्चुअली जो सोयाबीन ऑयल है और वेजिटेबल ऑयल है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ओके मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये बॉडी में फैट को स्टोर करते हैं। और जब आप कोकोनट ऑयल यूज करना स्टार्ट करते हैं या देसी घी प्योर देसी घी यूज करना स्टार्ट करते हैं, ये होते हैं एमसीटीज, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ओके मतलब ये रेडीली एब्जॉर्बेबल फैट है, आपने खाया और ये डाइजेस्ट हो जाएंगे। ओके ओके ओके। सो आपको सिर्फ अपना ऑयल चेंज करना है, जैसे आप ऑयल चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको एक्सरसाइज अच्छी करनी पड़ती हैं, आपको फैट इंटेक कम करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज कम करने पड़ेंगे, बट ये मेजर चेंजेस है जो आपको थायराइड में करने ही चाहिए। इसमें मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं? मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम एज अ रेमेडी देखेंगे ना, तो रेमेडी ये है कोकोनट ऑयल। ओके ओके। मैंने बताया ना आपको, एमसीटीज, कोकोनट ऑयल और देसी घी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये एमसीटीज हैं, ये बॉडी में इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, खाया और बहुत कम रैंसिड होने की बजाय ये डाइजेस्ट कर देंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम बनाएंगे बॉडी के अंदर। ओके ओके। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या कहते हैं इसमें, मतलब एक थोड़ा सा और रहता है, कई लोगों की सर्वाइकल और माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहती है, क्या इसका भी डाइट से कुछ ज़्यादा हमारा वो है कि सिर्फ ये एक्सरसाइज से ही हो सकते हैं? तो 80% जो केसेस आप देखोगे ना, उसमें जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है वो एसिडिटी के कारण होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज के कारण होती है, वो हमें पता नहीं चलता है। ओके। कई बार क्या होता है ना, जो आप कुछ ऐसा फूड सोर्सेस लेते हैं, या आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप अपना खाना छोड़ रहे हैं, या आप अपने खाने के साथ ही सैलेड खाना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, एसिडिक खा रहे हैं, जिससे बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा बन रहा है, गैस ज्यादा बन रही है। ओके। वो गैस जाके ना आपके माइंड में चला जाता है, और जब वो वहां पे जाता है तो आपको पेन होना स्टार्ट होता है, आपको यहाँ पेन हो जाएगा, यहाँ पेन होगा, पूरे हेड में पेन रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा क्लाइंट है तो फर्स्टली आप उसको माइग्रेन ना देखते हुए ना गैस्ट्रिक इश्यूज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले उसका डाइटरी रिकॉल लीजिए कि पिछले 24 घंटे में उसने क्या खाया और क्या खाता है। सिर्फ 24 घंटे की बात नहीं है, उसका ईटिंग पैटर्न क्या है, वो ब्रेकफास्ट किस टाइम तक करता है, कहीं वो ब्रेकफास्ट स्किप तो नहीं करता है, कहीं वो बहुत ज्यादा टी या कॉफी तो नहीं पीता है, कहीं वो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं लेता है, क्योंकि ये सारी चीजें ना एसिडिक हैं। और जब एसिडिटी रहेगी तो गैस्ट्रिक इश्यूज रहेगा, और गैस्ट्रिक इश्यूज रहेगा तो आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम रहेगा। ओके। और एसिडिटी ही मेन कारण है बॉडी में ऑलमोस्ट 80% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का। हम जनरली जो भी फूड लेते हैं ना, वो हाईली एसिडिक होता है, और जो हमारा बॉडी का पीएच वैल्यू है ना, वो अल्कलाइन है। तो हम थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं, सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हाईली अल्कलाइन फूड लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको बॉडी का पीएच वैल्यू ना वो अल्कलाइन हो जाएगा, और आपको ऑलमोस्ट 80% डिजीज से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अदरवाइज आप ऐसे ही फूड लेते रहेंगे ना, आपने फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, आप टी कॉफी लेते हैं, अब बॉडी के अंदर एसिड बना, अब बॉडी क्या काम करती है, एसिड बना है, बॉडी को पता है वो एसिड उसके काम का नहीं है, आपके जॉइंट्स में से, आपके बोन्स में से मिनरल्स रिलीज होते हैं बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अब मिनरल्स में मोस्टली क्या है, कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, मैग्नीशियम रिलीज होना स्टार्ट होता है, फास्फोरस रिलीज होना स्टार्ट होता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, जिसके कारण आपकी बोन्स भी पोरस होना स्टार्ट हो जाती है, आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली विटामिन डी भी रिलीज होना स्टार्ट होता है। अब आप डाइट बहुत ज्यादा एसिडिक ले रहे हो, आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ बीमारी होना स्टार्ट हो रही है। तो आपको सिंपल क्या काम करना है, एसिडिक फूडों को अपनी डाइट से हटाना है, फूड जितने भी सोर्सेज हैं, और अल्कलाइन फूड्स को ऐड करना है। प्रॉब्लम ये रहती है, हम लोग ना गंदा तो खाते हैं लेकिन अच्छा नहीं खाते हैं। कई लोग होते हैं ना, सर हम एंजॉय नहीं करें टी को, टी तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम अपनी कॉफी ना पिए क्या, हम कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, तो वंस इन अ व्हाइल सब चलता है। अगर आपको टी भी पीनी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टी को ट्राई कीजिए कि मॉर्निंग में ना रहे हो। 80% गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इज बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्टमक टी। 80% अगर आप सुबह की खाली पेट चाय बंद करते हैं तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 80% एसिडिटी पेशेंट का गायब हो जाता है, यूं ही कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन वहीं पे सिर्फ आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो आपसे पोस्ट क्वेश्चनिंग करेंगे, सर हम तो खाली पेट पीते ही नहीं है, हमने तो उससे पहले पानी पिया है, या हम तो उसके साथ बिस्किट लेते हैं। तो आई एम सेइंग खाली पेट चाय, खाली चाय नहीं की बात हो रही है, खाली चाय की बात नहीं हो रही है। आप चाय के साथ बिस्किट ले रहे हैं, आप चाय के साथ रस ले रहे हैं, वो चाय के साथ ले रहे हैं, आपका पेट तो खाली है ना। खाली था, बिल्कुल बिल्कुल। आपने रात को 9 बजे डिनर किया, अब आप पूरे घंटे में देखिए, आप सुबह 9 बजे आपने वापस से टी ले रहे हैं, आप 12 घंटे खाली पेट है, राइट। ऐसे में जब आप पेट में ऑलरेडी एसिड बन रहा है क्योंकि भूख लग रही है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में रिलीज होता है क्योंकि आप फूड खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक करने के लिए, राइट, और बैक्टीरिया को मारने के लिए, मतलब पेट में एसिड ऑलरेडी है, आप हंग्री हैं। उस टाइम पे जब आप चाय पियेंगे ना तो आपने ऐसा किया कि आग में घी डाल दिया,
वो एसिडिटी ज्यादा बनेगा और वही एसिड ना आपकी स्टमक वॉल पे लगता है, वही एसिड आपकी इंटेस्टाइनल वॉल पे लगता है। तो आपने सुना होगा लोगों को आजकल शिकायत रहती है कि पेट में अल्सर हो गया है, हाथों में अल्सर हो गया है, तो उसका भी मेन कारण एसिडिटी है। तो उसमें भी आपको ट्राई करना है कि आप जो टी या कॉफी ले रहे हैं उसको बंद करके ना, टी कॉफी लेना है एंजॉय कीजिए, लेकिन 12 बजे के बाद। ओके। आप इवनिंग में टी कॉफी लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट का या एम्प्टी स्टमक का जो आप टी कॉफी ले रहे हैं उसको आपको अवॉइड करना है, राइट। और अच्छे अच्छे फूड सोर्सेज को ऐड करना है। मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा, मॉर्निंग में आपकी बॉडी हंग्री है, उस टाइम पर उसको न्यूट्रिशन दीजिए, बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, कुछ नहीं मिल रहा आप लेमन बटर पी सकते हैं, आप वेजिटेबल जूसेस पी सकते हैं, जूसेस नहीं है आप स्मूदी बना के ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें, और कुछ नहीं मिल रहा दिन की शुरुआत मीठे से कीजिए ना। अभी मैंगो आ रहा है कितना अच्छा, या बनाना आ रहा है, आप मैंगो खाना स्टार्ट कीजिए मॉर्निंग के अंदर, आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे। कुछ ऐसा जो बॉडी के अंदर बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए और जो आपको विटामिन मिनरल्स दे। आपने देखा ना अभी कोरोना चल रहा है, लोग कितना ज्यादा फेयर है, कितना ज्यादा डर रहे हैं, बिल्कुल। और होना भी चाहिए, बट क्योंकि इसका ना अभी तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन नहीं बना वायरस का। हालांकि मेडिसिन तो होता नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं बना। कुछ कंपनीज ने क्लेम किया कि हमने वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो प्रूवन नहीं है अभी। कोई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या वैक्सीन नहीं है। तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? आपका इम्यूनिटी। तो आपको सिंपल क्या काम करना है? अपनी इम्यून सिस्टम पे वर्क करना है। और आपको इम्यून सिस्टम पे वर्क करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्दी ईटिंग चॉइसेस। आपको फ्रूट अच्छे से लेने हैं, आपको वेजिटेबल्स अच्छे से लेने हैं, आपको स्प्राउट अच्छे से लेने हैं। और जो बाहर के जो एसिडिक फूड आप खाते हो, अगर आप 100% खा रहे हो, उसको 50% कर दीजिए। मतलब वंस इन अ व्हाइल आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बस डेली बेसिस पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा रखना है। अगर आप इतना भी काम करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपको ऑलमोस्ट 80% गैस्ट्रिक इश्यूज या एसिडिटी गायब हो जाएगा। और 2 रीजन और हैं एसिडिटी के या गैस्ट्रिक इश्यूज के। हमने पहले डिस्कस किया मॉर्निंग की खाली पेट चाय, और नंबर 2 इज खाने के साथ या खाने के बाद पानी पीना। और ये आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों में दिखेगा कि हम तो बिना पानी पिए खाने को खा ही नहीं पाते हैं, हमें तो हर बाइट के साथ पानी चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है ना राहुल भाई, फॉर एग्जाम्पल आप लोग, हम घर पे खाना खाते हैं ना, आप सभी ने आपने एक्सपीरियंस किया होगा, खिचड़ी बनती है, देखिए कभी आप खिचड़ी बनती है, खिचड़ी खाते हैं आप? अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप सभी से क्वेश्चन है जो भी अभी क्लास में प्रेजेंट है। खिचड़ी बन रही है, गैस पे रखी है, पकने वाली है, ठीक है। उस पर अगर मैं 1 गिलास पानी डाल दूं तो वो जल्दी पकेगी या देर में पकेगी? देर से पकेगी। देर से पकेगी। क्यों, ऐसा क्यों? बताओ। हाँ जी, दोबारा बोलो। बताओ ना। खिचड़ी आपने गैस पे रखी है, उसके बाद आप 1 गिलास पानी डाल देंगे तो जल्दी पक जाएगी। हाँ, सेम इसी मैनर में ना, क्योंकि आपने पानी डाल दिया तो उसको टाइम लगेगा पकने में। इसी तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। हमारे पेट पे ना आग जल रही है खाने को पचाने के लिए, आपने खाना खाया और पानी पी लिया, तो उस पानी ने आग को ठंडा कर दिया, तो खाना पकने की बजाय ना सड़ेगा। कोई चीज सड़ेगी तो आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, तो आपको एसिडिटी होगी, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी खाने के साथ या खाने के बाद पानी ना पिया जाए। खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद पानी पीना है। आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, वैसे तो लगेगा नहीं, क्योंकि जब आपने खाने से पहले सलाद खा लिया ना, सलाद में 80% पानी है। खीरे में पानी है, टमाटर में पानी है, शिमला मिर्च में पानी है, हर चीज में पानी है ना, तो आपको प्यास नहीं लगने वाला। और अगर लगती भी है बहुत ज्यादा, खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना है। उसमें भी अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो वो आपके लिए मच बेटर है। तो सेकंड टिप, आपको खाने के साथ या खाने के बाद पानी नहीं पीना है। आप विद इन 10 डेज बॉडी के अंदर चेंजेस दिखना स्टार्ट कर देंगे। आपके जो डकारे आती है, बर्फ आते हैं, वो गायब हो जाएगा, एसिडिटी गायब हो जाएगा, सिर्फ ये छोटे चेंजेस करने से। सुबह की चाय मैंने तो आ रहे हैं वो दोबारा से, तो हम 10-15 मिनट का सेशन और लेंगे, इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे। इसमें जो लोगों के मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर करे हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं मैं उनको मौका दूंगा कि वो अपने क्वेश्चंस भी सामने रख पाएँ। तो इस चीज़ को करते हैं थोड़ा सा, बस वो अभी ज्वाइन ही कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमें आज जानने को मिली हैं डाइट से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें जो हम गलतियां करते हैं डेली बेसिस पे, वो भी जानने का मौका मिला। जी कर लिया है। हाँ जी। तो ओके, हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे 3 मेजर टिप्स पे, जिससे हमारी एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज कम हो सकते हैं, जिससे हमें माइग्रेन में भी बेनिफिट मिल सकता है। ऑलराइट। तो हमारा जो फर्स्ट टिप था वो मॉर्निंग की टी या कॉफी को हमें अवॉइड करना है, कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक कॉफी ले रहा हूँ वो नुकसान नहीं करेगा, वो इक्वली नुकसान करेगा। आपको कैफीन नहीं लेना है, कैफीन ड्रिंक्स मॉर्निंग में नहीं लेना है, ठीक है। नंबर 2 जो हमारा टिप है, आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी खाने के साथ या खाने के बाद पानी ना पिए, खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद। वैसे पीना तो और देर में चाहिए, बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद पानी पीना है।
इतना गैप आपको मेंटेन करके रखना है। थर्ड एंड मेजर टिप इज आपको रात को खाने में दालें अवॉइड करना है, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। यस यस यस। रात को दालें नहीं खानी, Yes. सुबह एक चाय नहीं पीनी और खाने के साथ पानी नहीं पीना। अगर ये 3 चीजें आप करते हैं तो 70% आप देखेंगे एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज कम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। रेस्ट 30% जो केसेस रहते हैं ना, उसमें हमें और डिटेल में जाना पड़ता है कि वो कब क्या खा रहे हैं, उनका ईटिंग पैटर्न कैसा है, वो सो कब रहे हैं, उनका मेडिकेशन कौन सा चल रहा है। Yes. वो डिटेल में तब बात होती है, बट 70% केसेस में हम इसी से अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। ओके ओके, मोस्टली चीज़ें हमने कवर अप कर ली है। सर्वाइकल के लिए भी सेम चीज़ जो आपने बताया, यही प्रॉब्लम रहती है? सर्वाइकल में ये प्रॉब्लम नहीं रहता। सर्वाइकल में बेसिकली क्या होता है ना, सर्वाइकल क्या है, ये एक एरिया है Yes. C1 से लेके C7 तक का, ठीक है। यहाँ पे नर्व जा रही होती है, जिससे नीचे से ना ब्लड सर्कुलेशन रहता है माइंड से और नर्व से। फॉर एग्जाम्पल ये सर्वाइकल है, ये हेड है मेरा, और ये सर्वाइकल रीजन है, राइट। तो यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन होता है ऊपर और नीचे, ठीक। जब ये ब्लड सर्कुलेशन में हिंड्रेंस पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता ना, तब आपको चक्कर आना स्टार्ट होते हैं, तब आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। Yes. और इसके लिए आपको सिंपल क्या काम करना है, जो आप एक्सरसाइजेस कराते हैं, सो दैट आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। Yes. एट द सेम टाइम आपको अपनी डाइट के अंदर ध्यान रखना होता है कि आप अच्छा अमाउंट में प्रोटीन लें। समटाइम क्या होता है ना, आपकी जब मसल लूज होना स्टार्ट होती है बैक की, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपको एक तो हेल्थी डाइट लेना है, सेकंड ऐसी चीजें नहीं खानी जो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज करती हैं, Yes. थर्ड आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करनी है, और फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ना आपका पोस्चर। हम जर्नली क्या होता है ना, हाँ। अब तो जैसे मोबाइल से हम Yes, लोग yes. यूं और टीवी देखने हैं ऊपर, मतलब आपको अपने पोस्चर पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको बैक पेन है या आपको सर्वाइकल पेन है, Yes, अगर आपने पोस्चर पे काम नहीं किया तो आप कितना ही मेडिकेशन ले लीजिए और कितना ही एक्सरसाइजेस कर लीजिए, एक्सरसाइजेस करोगे आपको रिलीफ पड़ेगा, बट सम टाइम बहुत थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, किसी के लिए 4 घंटा या 4 दिन हो सकता है। जैसे आपने डिसकंटिन्यू किया ना, अब देखो वो पेन वापस से आना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। सो वन इज पोस्चर, नंबर सेकंड इज आपको ध्यान रखना है डाइट का, जिससे गैस्ट्रिक इश्यूज ना रहे, और नंबर थर्ड डाइट में प्रोटीन का ध्यान रखना है, सो दैट आपकी मसल्स अच्छे से वर्क कर पाए। Yes. तो आप देखेंगे आपका सर्वाइकल इश्यूज गायब हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली हमने क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। बाकी एक बार देखते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर इसके अलावा भी अगर कुछ रहता है तो अगर वो ले पाए तो एक बार। राइट। हाँ। अभी हमने जो भी डिस्कस किया उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो हम लोग उस क्वेश्चन को लेते हैं। Yes. आप पता कीजिए। मैं एक बार पूछ लेता हूँ।